हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकला कनौजिया है और आप देख रहे हैं जोश लीगल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल गेन, जो सेक्शन 45 से लेकर 55A तक बताया गया है। इसके अंदर एग्जेम्पशंस भी बताए हैं, किसको एग्जेम्पशन है, किसमें डिडक्शन किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो कैपिटल गेन को स्टार्ट करने से पहले हम कैपिटल गेन का मतलब जानेंगे। तो उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। कैपिटल गेन इज द प्रॉफिट वन अर्न्स ऑन द सेल ऑफ एन एसेट लाइक स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट। इट रिजल्ट्स इन कैपिटल गेन व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एसेट एक्सीड इट परचेज प्राइस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस हायर एंड द कॉस्ट प्राइस लोअर ऑफ द एसेट। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि कैपिटल गेन का मतलब क्या है। गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, कि हम कुछ चीज जो खरीद रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मैंने एक बुक खरीदी, वो बुक मैंने खरीदी थी 100 रुपए की, पर जब मैंने उसको सेल आउट किया, मैंने उस बुक को 120 रुपए में बेचा, तो मेरे को क्या 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर उसी प्रॉफिट के बारे में बताया गया है कि जो वो प्रॉफिट 20 रुपए में मुझे बच रहा है, तो वो टैक्सेबल है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि कौन सा अब एसेट हमारा कौन सा भी, तो ना कि हम लोग एक पेन खरीद रहे हैं तो उसको भी हम टैक्स करेंगे, कौन सा डायरेक्ट टैक्स में जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जाते हैं, ये सब चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो कैपिटल गेन का बेसिकली मतलब है कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम होना चाहिए। अगर आपकी सेलिंग प्राइस हायर है तो वो आपका कैपिटल गेन में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर यही बता रखा है। कैपिटल गेन तो बताया आपको कि कैपिटल गेन के अंदर सेलिंग प्राइस जो है वो हायर होना चाहिए, बट कैपिटल लॉस में क्या होता है? अराइज व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज हायर। जैसे कि मान लो मैंने बुक ही 120 की खरीदी और बेचा मैंने 100 का, तो मेरे को तो लॉस हुआ ना, तो वो कैपिटल लॉस होता है। तो बेसिकली हम इसके अंदर जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सेक्शन 45 से स्टार्ट करेंगे, जो चार्जेस आते हैं कि इसके अंदर हम किन किन को लेंगे। तो द बेसिक ऑफ चार्ज इज द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर। अभी जब हम इनकम टैक्स अपना पे करते हैं तो हम हर चीज प्रीवियस ईयर का लेके चलते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर में आता है 31 मार्च से लेकर अप्रैल तक जो आता है उसके अंदर। तो इसमें यही बता रखा है कि ऐसा कोई सा भी चार्ज, मतलब ऐसा कोई सा भी प्रॉफिट जो आपने गेन किया है, भले आपने वो ट्रांसफर करके किया हो, कोई भी कैपिटल एसेट, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे या वो टैक्सेबल होगा हमारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो अब हम ये जानेंगे कि हमारा कैपिटल एसेट क्या होता है या ट्रांसफर क्या होता है। तो मैं आपको ना एक शॉर्ट, वैसे तो बहुत लॉन्ग करके भी हम बता सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशंस लिखनी है तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जो हमारा सेक्शन 214 में दे रखा है, सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी। एसएससी मतलब वो होता है जो टैक्स पे करता है, कि ऐसी कोई सी भी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी जो एसएससी के पास है, वेदर कनेक्टेड विद हिज बिजनेस प्रोफेशन और नॉट, जो कनेक्ट है उसके बिजनेस से, प्रोफेशन से, चाहे वो कनेक्ट ना भी हो। तो एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल investor which has invested in such securities in accordance with the regulation and made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992। जैसे आपने शेयर्स डिवेंचर सुना होगा, ये भी आपका एक एसेट है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी आपने सुना होगा, वो एग्जम्प्ट कितना है वो चीज हम पढ़ेंगे। कैपिटल एसेट में भी मूवेबल इमूवेबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। कैपिटल एसेट इंक्लूड गुडविल भी आपकी हो सकती है कि जैसे आपने कितना उसमें कमा लिया। अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मेरा उसमें गुडविल कितना आ रहा है। लीज होल्ड राइट, ज्वेलरी, शेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, सभी ये सब चीज कैपिटल एसेट है। Property includes any right in or in relation to an Indian company including right of management, control or any other right whatsoever। ये भी हमारा आप एक किसी को राइट भी दे रहे हो ना, वो राइट भी आपका एक कैपिटल एसेट के अंदर इंक्लूड होगा। बिजनेस अंडरटेकिंग इज अ कैपिटल एसेट। गेन और ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग आर एक्सेसिबल और कैपिटल गेन। तो आपका जो बिजनेस है
उसके अंदर आप उस जो ट्रांसफर कर रहे हो और उससे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो भी आपका कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड होगा। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो मैं आपको क्या इंक्लूड नहीं होगा बता देती हूँ। स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड नहीं होना, पर्सनल इफेक्ट, जैसे कि आप कोई फर्नीचर या क्लॉथ ले रहे हो, पर्सनल चीज यूज कर रहे हो, वो चीज आपका इंक्लूड नहीं होगा। मतलब आपको इस पे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पर आपको टैक्स किस पे, जैसे कि आप कोई कार खरीद रहे हो, आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बट आप कोई क्लॉथ खरीद रहे हो जो वेयरिंग क्लॉथ्स है पहनने के लिए, फर्नीचर्स खरीद रहे हो, तो ये सब के पर्सनल है, तो इनको ना आपको एग्जम्प्ट किया गया है, को थोड़ी छूट मिलेगी, आप इस पर टैक्स पे नहीं करोगे। और भी बहुत सारी चीजें, इसको समझाने से पहले मैं आपको ना एक छोटा सा ये समझा देती हूँ जो आपको काफी इजी रहेगा और बहुत जल्दी आप समझ भी जाओगे। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, जो हमने पढ़ा था, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल बी चार्जेबल अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन इन प्रीवियस ऑफ ट्रांसफर। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन वही है कि जो हमने प्रीवियस ईयर के अंदर जो ट्रांसफर किया है और उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम चार्ज करेंगे टैक्स के अंदर। इसमें भी देखो क्या है, इसमें क्या, अगर वो ड्यू बेसिस पे है तो क्या है, वो एक्सेप्शन है। ड्यू बेसिस मतलब जैसे कि मान लो मैंने कोई पेन खरीदा, मतलब पेन का नहीं, मतलब बुक खरीदा और वो पैसा मतलब मेरे को देना है। अभी मेरे पास मैंने 120 रुपए का पेन खरीदा था और मैं 150 का मैं पेन बेच रही हूँ, तो जो मैं बेच रही हूँ मैंने पेन तो दे दिया बट अभी मुझे पैसे मिला नहीं, तो वो ड्यू है ना, अभी मेरे को मिलेगा, तो वो हमारा एग्जेम्पशन है, एक्सेप्शन है। जब वो मिलेगा पैसा तब वो कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट इस एक्सेप्शन के अंदर हम कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे, पर हमारा रिसिप्ट बेसिस, अगर आपको पैसे मिल गए हैं तो आपका एक्सेप्शन नहीं होगा। अब ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर जो सेक्शन 247 में बता रखा है, जैसे कि आप इसमें इंक्लूड क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो उसको, या रिलिंग्विशमेंट कर रहे हो, या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन कैपिटल एसेट आपका खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, या कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट है वो किसके एक्वायर में आ गया है, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है, या कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट जो है इनटू स्टॉक इन ट्रेड हो गया हो, ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप ऑफ फ्लैट इन सोसाइटी, एसोसिएशन, कंपनी, या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपने ट्रांसफर दे दिया, जो हमारे सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने पढ़ाई है। मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्या क्या चीजें ट्रांसफर आप कर सकते हैं। आप सेल के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो उस एसेट को, एक्सचेंज करके कर सकते हो। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। चार्जिंग सेक्शन में दो चीज था कि कैपिटल एसेट को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो और उस ट्रांसफर के दौरान जो आपको पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा हमारे चार्जिंग सेक्शन, हमारे आप बोल सकते हो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अब हमने इसमें दो चीज और पढ़नी है। अब एक चीज और है कि जो कैपिटल एसेट है वो क्या था। अब ये चार्ट ना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में ये चार्ट बना लोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कैपिटल एसेट सेक्शन 214 में है, जिसका मतलब होता है मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और नॉट। किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी वो किसी एसएससी के पास है, वो चाहे किसी भी पर्पज से हो, बिजनेस पर्पज से हो या ना हो, ठीक है, वो सब हमारा कैपिटल एसेट के अंदर इंक्लूड होता है। बट कुछ इसके अंदर एक्सेप्शंस है, जैसे कि वेयर फ्लोइंग आर नॉट कैपिटल एसेट, जो एसेट नहीं है बट इसके अंदर भी एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्योंकि जब हमारा पहले का एक्ट था उसमें ये था कि बहुत सब कुछ उसने यहाँ पर बोला था ना कि कुछ भी चीज यहाँ पर बताई नहीं थी कि किसको हम लेंगे किसको नहीं लेंगे। तो इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ और उसके दौरान कुछ चीज स्पेसिफाई कर दी कि ये कैपिटल एसेट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो फर्स्ट हमारा है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जो है वो नहीं आएगा कैपिटल एसेट में, बट जो स्टॉक इन ट्रेड में जैसे हमारा स्टॉक इन ट्रेड सिक्योरिटीज होती है, ये एक्सेप्शन में, मतलब ये हमारा कैपिटल एसेट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो हमारा कैपिटल एसेट है। SEBI जो है वो हमारा कैपिटल एसेट होगा। स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट नहीं होगा, बट ये तीनों चीज कैपिटल एसेट में आएगी। एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। मूवेबल पर्सन एसेट, जो मूवेबल पर्सनल एसेट्स होते हैं वो नहीं होंगे, जैसे कि क्लॉथ्स हमारे नहीं होंगे, फर्नीचर्स नहीं होंगे, बट अब क्या क्या चीजें होंगी, जैसे कि ज्वेलरी, बुलियंस,
पेंटिंग, ड्राइंग, एंटीक, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो एप्रिशिएट मतलब हमेशा बढ़ती है, वो कम नहीं होती। कम भी होती है मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट हम इस चीज को लेके चलते हैं ना कि वो चीज बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो ये सब जो है इसमें ये हम कैपिटल एसेट बोलेंगे, बट हम मूवेबल पर्सनल एसेट को कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। अब आता है एग्रीकल्चर लैंड प्लस रूरल एरिया। देखो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना आपको सच में समझ में नहीं आने वाला। तो देखो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड हो जो इंडिया के अंदर हो और जो रूरल एरियाज में हो, इंडिया में हो रूरल एरियाज के अंदर हो, तो उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। बट अगर ऐसे लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो, या वो अर्बन एरिया के अंदर हो, या आउटसाइड इंडिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड हो, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में हो या एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया हो, तो वो हमारा कैपिटल एसेट कहलाएगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट हमारा कैपिटल एसेट नहीं है। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से सुनना। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर बताया हुआ है, जो एसेट हमारा कैपिटल एसेट वो नहीं है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप प्रीमियम एग्रीगेटेड जो प्रीमियम है आपका वो 2.5 लाख से अगर कम होगा तो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं होगा। बट अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा होगा प्रीमियम तो वो आपका कैपिटल एसेट होगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो एक कैपिटल एसेट नहीं है। बट अगर आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हो या एग्रीगेटेड प्रीमियम आपने पे कर दिया है, तो अगर वो 2.5 लाख से कम का आप पे कर रहे हो तो वो आपका क्या है, वो कैपिटल एसेट इंक्लूड नहीं होगा। बट आपका 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो हमारा कैपिटल एसेट होगा। आप इसको अपने नोट्स के साथ बनाते रहना, क्योंकि अगर आपने चार्ट बना लिया लाइन से तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे कि हमारे पास काइंड ऑफ कैपिटल एसेट कितनी होती है। देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब सेक्शन 2 क्लॉज 42 ए के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वो हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 29 डबल ए के अंदर है। अब इसमें से पढ़ाने से मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाती हूँ कि आपको वो याद भी हो जाए और काफी इजी भी है वो। अब ये देखो कैपिटल एसेट जो होता है वो कैटेगरी 3 में डिवाइड कर दो, कैटेगरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में। कैटेगरी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर देखो क्या आता है। अभी इसको पढ़ने से पहले ना हमें ये नीचे वाली चीजें देखो। अगर वो जो कैटेगरी फर्स्ट में जो भी चीजें हैं वो आपके पास 12 मंथ तक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ तक है, और 12 मंथ तक है या उससे ज्यादा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। अगर आपके पास 12 मंथ से ज्यादा टाइम तक वो चीज आपके पास है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। ऐसे हमारे इसके अंदर है सेकेंड कैटेगरी के अंदर, अगर कोई चीज आपके पास 24 मंथ हो या 21 मंथ से कम की है तो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म होगा। अगर 24 मंथ से ज्यादा मंथ टाइम तक आपके पास वो सामान रखा हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर 36 मंथ का दे दिया है कि अगर 36 मंथ से ज्यादा आपके पास सामान रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अगर कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शॉर्ट टर्म वही होगा कि अगर 12 मंथ से कम का होगा तो शॉर्ट हो गया, ज्यादा होगा तो लॉन्ग हो जाएगा। अब कैटेगरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अंदर 12 मंथ का सामान आपके पास होना चाहिए, तब आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आप इंक्लूड करोगे, या 24 मंथ में या 36 मंथ के ऊपर या कम। तो हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी होता है वो हमारा होता है लिस्टेड सिक्योरिटी, जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। अगर ये सब चीजें आपके पास 12 मंथ तक है या 12 मंथ से ज्यादा है तो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, या 12 मंथ तक है या 12 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, प्राइवेट और गवर्नमेंट, यहाँ पर दोनों की बात की गई है। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपका कैटेगरी फर्स्ट में आएगा। तो आपका अगर 12 मंथ का है या उससे जो ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। डेट म्यूचुअल फंड ओनली गवर्नमेंट का यहाँ पर लिया हुआ है। देखो गवर्नमेंट का यहाँ पर लिया है तो आगे चल के कैटेगरी थर्ड के अंदर ना उसे ना प्राइवेट में यहाँ पर ले लिया जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों।
कैटेगरी 2 में क्या, अनलिस्टेड शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आपको पता है, आपने कंपनी एक्ट पढ़ रखा है, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ये ही काफी लेंथी अपने में। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपके पास कोई लैंड और बिल्डिंग है और वो 24 मंथ तक आपके पास है तो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। अगर 24 मंथ से ज्यादा वो चीज आपके पास है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अंदर आपका क्या होता है कि आपका जो टैक्स होता है ना थोड़ा सा ना वो कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म वाले में थोड़ा सा वो टैक्स थोड़ा कम हो जाता है, फिर शॉर्ट में थोड़ा ज्यादा टैक्स होता है। तो अब हम इसको भी पढ़ेंगे, हम इसको एक कैलकुलेशन करेंगे कि कब हमें ज्यादा देना है टैक्स, कब हमें कम टैक्स देना है। और थर्ड कैटेगरी आती है जिसके लिए आपके पास 36 मंथ तक वो चीजें होनी चाहिए, तब वो शॉर्ट में कहलाएगा, अगर ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल वही जो हमने पढ़ा था, ज्वेलरी हो गई, पेंटिंग हो गई, डेट, म्यूचुअल फंड, प्राइवेट, वहां पर हमने फर्स्ट कैटेगरी में गवर्नमेंट पढ़ा था। अनलिस्टेड डिवेंचर्स, बॉन्ड, इंटेंजिबल एसेट अदर देन कैटेगरी एंड कैटेगरी 2 के अंदर, जो हमारा जो इस कैटेगरी 2 के अंदर है ना उसको छोड़कर बाकी अदर और भी कोई चीजें हैं ना वो 36 मंथ के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग होनी चाहिए। अब क्या होता है इसके अंदर, अब हम पढ़ते हैं जो ये क्वेश्चन है ना, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 48 के अंदर है। इसके अंदर मैं आपको ना फॉर्मूला बताऊंगी, आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं हमारे में इतना डिटेल में आता नहीं एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन दिया हो और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। आपको बस टॉपिक दिया होगा कि कैपिटल गेन के बारे में लिखिए और आपको उसको पूरा लिखना है। और आप इतना लिखोगे ना, अगर 20 मार्क्स में भी आ रहा है तो इट इज इनफ, बहुत है, और फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने जो ये चार्ट बनाया है इसको शॉर्ट में करके बनाया है कि हमारा सब कुछ उसमें क्लियर है कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है, बट आपको सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 48 जो है वो बताता है। इसमें देखो जैसे कि मान लो अब 2 टाइप की ट्रांसफर वही होती है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक होता है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब देखो कैसे निकालते हैं, मान लो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लोगे कि कितना आप दे रहे हो कितना आप ले रहे हो, उसमें से आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, और माइनस करना है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ कैपिटल एसेट की आपने उसको कितना टाइम मतलब कितना लग गया उस कॉस्ट आपको खरीदने में। जैसे कि ये तो होता है फुल वैल्यू कंसिडरेशन कि उसकी वैल्यू मतलब मान लो 1 लाख रुपए थी, बट आपने जो उसको एक्वायर किया था वो आपने 80,000 या 70,000 कुछ भी ले लो आप, उतना अपने उसमें कॉस्ट उतने का खरीदा आपने, उसमें 10,000 इंप्रूवमेंट में लग गया, उसको संभाल के रखने में या उसको ट्रांसफर जब मैंने किया, तो जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई ज्वेलरी ली है वो 1 लाख की थी मार्केट वो वैल्यू फुल वैल्यू जो कंसिडरेशन है, बट उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने खरीदा वो 80 का था और मैंने उसमें 10,000 तो इम्प्रूवमेंट में लगा दिया उसको थोड़ा सा और अच्छा डिजाइन करने के अंदर। फिर जब मैंने उसको बेचा तो जो मेरा बेचने का जो एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ है उसको मतलब इन तीनों को आप प्लस करके इसमें से माइनस कर सकते हो या आप अलग अलग भी माइनस कर सकते हो। यही है कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ कैपिटल एसेट और माइनस करना है ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो 2 ही वैल्यू आएगी, या पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, अगर वो नेगेटिव में आ रही तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ। सिंपल सा ये था। इसमें एक चीज और है, कैपिटल एसेट क्या होता है, अगर आप एक्वायर कर रहे हो बिफोर 1/4/2001 से, जैसे कि 2001 तक तो ये है कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपको पता ही रहेगी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, बट 1/4/2001 से जो पहले का आप जब देख रहे हो ना तो उसमें ना इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है आपको इस इम्प्रूवमेंट का आपने जो पैसा लगाया वो इंक्लूड नहीं होगा, वो अलाउ गवर्नमेंट नहीं करेगी आपको। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, जो हमने यहाँ पर सीओए पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है एक्चुअल परचेज प्राइस या फुल या ये है मार्केट वैल्यू जो है हमारा, जो मार्केट वैल्यू है वो, जैसे कि एक्चुअल परचेज प्राइस जो आपने जितने का खरीदा था या अभी जो मार्केट प्राइस वैल्यू जो चल रही है उसमें से जो हायर होगा उसको इंक्लूड करना है। तो ये शॉर्ट में आप चार्ट बना दोगे तो पूरा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का एक चार्ट है ये। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म वाला। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जैसे कि वही फुल वैल्यू कंसिडरेशन में से माइनस करना है इंडेक्स सीओ हमें पता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स ऑफ सीओआई हमें पता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और माइनस करना है ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंडिचर। वही दोनों प्लस और माइनस में आएगा तो
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में आएगा, माइनस में आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। अब इंडेक्स है, अब इंडेक्स को हम कैसे निकालना है, इंडेक्स ऑफ सीओ, क्योंकि हमने तो वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्ट पढ़ा था ना कि वो आप जो खरीदोगे वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है प्राइस। तो इंडेक्स ऑफ सीओए निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जो सीओए है जितने का आपने खरीदा वो मल्टीप्लाई करना है CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जितने का। जैसे कि आप ना ये आपको मिल जाएगा, जैसे कि हम कोई ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो हमें पता रहता है कि ये जो है इतने का है, तो ये आपको हमेशा हर ईयर चेंज होता रहता है, हर ईयर भी नहीं, हर मंथली भी चेंज हो सकता है। तो वो CII नंबर तो आपको प्राइस आप देखोगे ना, नेट पे सर्च करोगे किसका कितना है तो आपको मिल जाएगा। CII को बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसको ऑफ प्रीवियस ईयर का, जब आपने मतलब जब आप बेच रहे हो ना उस टाइम का, प्रीवियस ईयर का जब आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करना है। इन दो को मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, CII ऑफ प्रीवियस ईयर एसेट हेल्ड बाय SSE, कि SSE ने जब खरीदा था उसके CII से। आपने जैसे कि मान लो एक सोना है वो आपने 80,000 खरीदा था, मल्टीप्लाई उस टाइम वो उसका जो वैल्यू जो भी कुछ होगा वो 50,000 होगा, कुछ भी होगा, इसको मल्टीप्लाई आप कर लोगे। और जिस टाइम आपने खरीदा था मान लो उस टाइम CII 20,000 था तो उसको डिवाइड कर दो। बट एक चीज और है इसमें, ये तो एक चीज हो गई, अगर 2001 और 2002 तक, जैसे कि मान लो अभी 2020 में मैंने खरीदा हो या 2001 या 2 में खरीदा है, तो जो CII है ना वो उसी ईयर का देखा जाएगा जो नीचे हम डिवाइड करेंगे। बट अगर मान लो आपने 1990 में खरीदा, 1980 में खरीदा, तो किसका देखा जाएगा। तो यहाँ पर 2001 और 2002 को एक बेसिक बता दिया है कि अगर आप 2001 से नीचे में जा रहे हो, जैसे कि 2000 वाला जा रहे हो या 1990 का जा रहे हो कि उसमें हमें CII चेक करना है, तो आप 2001 और 2002 वाला ही लोगे, आप उससे नीचे का नहीं लोगे। तो ये एक बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बताना। अब इंडेक्स COI क्या है, इंडेक्स COI में वही है सेम, COI होगा मल्टीप्लाई CII, जब आपने जिस टाइम आपने मतलब ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो, और जब आपने उसमें इम्प्रूवमेंट में पैसा लगाया है उस ईयर का। मान लो मैंने 2010 में खरीदा था, 2005 के अंदर मैंने इम्प्रूवमेंट मतलब 2012 के अंदर मैंने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करवाया, तो उसका जो CII इस टाइम होगा तो उसको हम करते हैं। तो आई होप आपको ये कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, और इतना इनफ है अगर 20 मार्क्स में आप लिखोगे। बाकी मैं शॉर्ट में आपको एग्जाम्शन का बता देती हूँ और वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्शन किसके अंदर हो गया, कुछ एग्जाम्शन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्शन का मतलब होता है कि आपको छूट है कि आपको इस चीज पर टैक्स लगना ही नहीं है। डिडक्शन में ये होता है कि वो आपकी जैसे कि आपकी कोई इनकम होती है ना, उसमें से माइनस करके फिर आप पे वो टैक्स इम्पोज करते हैं। मतलब उसमें आप पे क्या होता है, आप पे टैक्स इम्पोज होता है बट उसमें थोड़ा सा डिडक्ट कम हो जाता है। और एग्जाम्शन में होता है कि छूट है, आप पे इस चीज पे आपको टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर आप ट्रांसफर ऑफ हाउस कर रहे हो तो उसमें भी आपका रेट बता रखा है कितना का कितना होना चाहिए, तो इस पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 2 साल तक रह रहे हो, ऐसा कुछ भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये, बट एग्जाम में अगर एग्जाम्शन का क्वेश्चन आया तब हमें ये लिखना है। बाकी वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम्शन वाला। इफ द कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट ऑफ NHAI और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, तो आपका एग्जाम्शन है। या प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट अदर देन अ रेजिडेंशियल हाउस, आप रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के कुछ और भी चीज सेल आउट कर रहे हो तो आपका एग्जाम्शन हो जाएगा। या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में वो एग्जाम्शन हो जाएगा। और अदर एग्जाम्शन भी है यहाँ पर। अदर एग्जाम्शन के अंदर सेक्शन 54D के अंदर बता रखा है और सेक्शन 54G में भी बता रखा है कि मशीनरी को अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो, या आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, यहाँ पर है ना अर्बन एरिया से सोशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, तो एग्जाम्शन होता है। इसमें एग्जाम्शन क्यों होता है, अगर आप किसी अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो तो जैसे कि अगर आप वहां पर जाओगे वहां पर आपको सेटल होने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको एग्जाम्शन दी जाती है। तो एक केस भी था, केस को पढ़ लेते क्योंकि केस तो मेंशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। गुलशन बानो आर मुखी वर्सेस JCII 2002 का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट एग्जाम्शन इज अलाउड ओनली फॉर 1 फ्लैट। इसमें बता रखा है कि अगर आपको जो रेजिडेंशियल स्टेटस पे एग्जाम्शन मिलता है वो आपको एक ही फ्लैट के लिए मिलेगा। हाउएवर 2 or more रेजिडेंशियल houses purchased can be classified as on one single residential house. The exemption under section 54 can be allowed. अगर आप जैसे कि मान लो 2 से ज्यादा जो भी रेजिडेंशियल हाउसेज अगर आप परचेज करते हो और आप उसको जैसे कि अब मान लो मैंने एक यहाँ पर मेरा घर था और एक यहाँ पर घर था, अब इन दो को एक बना दिया मैंने, तो वो आपका एक काउंट होगा, आपका 2 काउंट नहीं होगा, तो आपको उस पर भी एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो कैपिटल गेन का यही टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
और आप नोट्स अपने बना लेना, क्योंकि वो जो मैंने नोट्स आपको वो शॉर्ट में दिखाए थे वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाता है। तो एट द लास्ट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।